हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम का जो डेट है वह 11 अक्टूबर से निकल चुका है। तो आप लोग अपने स्कूल और कॉलेज में जाकर रूटीन देख लेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग आप लोगों का जो सब्जेक्ट भौतिकी यानी फिजिक्स है, तो आज हम लोग फिजिक्स के जो आप लोगों के 2022 का एग्जाम हुआ था और उसमें जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग अपना माइंड सेट कर पाए, ताकि जब भी आप लोग एग्जाम देने जाए तो वहां पर इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर सके। तो हम लोग बिना समय को गवाए हुए फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के 2022 के एग्जाम में। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था जो 2022 में, वो इस प्रकार से था कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है, यानी जो वैक्यूम होता है उसका परावैद्युतांक कितना होता है। इन सभी का आप लोगों को वैल्यू जो है ना वह याद करके मुंह पर अपने याद करके रखना है। ये सब ऐसा एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है, ये 2022 में ही पूछा गया है। तो निर्वात में जो परावैद्युतांक होता है वह कितना होता है, वह होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। फैराडे पर मीटर होता है, यही होता है निर्वात का परावैद्युतांक। तो यह कहां पर दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया था कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। सिंपली आप लोगों से पूछा गया था कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जवाब देने के लिए ना आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा तो आप लोग इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है P = Q × 12 होता है, यही होता है इसका फॉर्मूला होता है। और Q का हम लोग जानते हैं Q क्या है, तो आवेश, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। और L क्या है, तो एक L लंबाई है, और लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, तो मीटर में। तो कूलम्ब मीटर जो है ना वह इसका एसआई मात्रक होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कूलम्ब मीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कूलम्ब मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया था कि कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, यानी जो कूलम्ब का नियम होता है, जो मैं फॉर्मूला इसका बताता हूँ, F होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R², यही होता है ना कूलम्ब के नियम। तो इसका पूछा है कि सदिश रूप बताने के लिए। तो कूलम्ब के नियम का जो सदिश रूप होता है वह होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R का भेद बटा में R mod का Q, यही होता है सो कूलम्ब का सदिश रूप होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है कि किसी चालक की धारिता होता है, कोई भी चालक होता है तो उसका धारिता क्या होता है, यही सिंपल आप लोगों से फॉर्मूला पूछा गया है। तो आप लोग अगर पढ़े होइएगा कि धारिता जो कैपेसिटर होता है उसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला होता है Q = CV। आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा कि Q = CV होता है धारिता वाला में चैप्टर में। तो ये हो जाएगा, अगर हमें C का यहाँ से निकालना है धारिता, तो ये हो जाएगा C, और ये V जो है ये बटा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/V, यानी C = Q/V, यही जो होगा यह धारिता का होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है C = Q/V, और यही जो हो जाएगा यही राइट आंसर हो जाएगा C = Q/V। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होता है, यह भी धारिता से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने बताया भी था और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑफलाइन अपने सेंटर में कि क्या होता है। तो इसका जो होता है ना ऊर्जा का, वह होता है ½ CV²। आप लोग ऊर्जा का ये याद रखिएगा क्या होता है, तो ½ CV² होता है। और यह कहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा B = ½ CV²।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। मतलब कि अगर कैसे कि धारिता है, ठीक है, n संधारित्र मतलब कि लगातार n संधारित्र को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़े, जैसे कि समानांतर क्रम को धारिता में कैसे जोड़ते हैं कि ऐसे ही तो जोड़ते हैं C1 प्लस C2 प्लस ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके जोड़ते हैं। तो वही पूछा है कि तुल्य धारिता उसका क्या होगा। तो ये तो सिंपल है कि अगर n टाइम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, NC1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C इक्वल टू NC1। आप लोग इतना फॉर्मूला याद रखिएगा क्या कि समानांतर क्रम में दो धारिता जोड़ने का होता है, वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे डॉट डॉट चलते जाता है। तो अगर n टाइम्स करना है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इस प्रकार से पूछा गया था कि y के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, जो y होता है उसका परावैद्युत सामर्थ्य होता है, उसका कितना सामर्थ्य होता है। तो इसका भी वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यह कितना होता है, यह होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, मैं इसको वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होता है, जब विद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा तो उसकी तीव्रता के बारे में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E = F/Q, यही तो होता है। तो ये F/Q कहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, E = F/Q। लेकिन अगर इसका SI मात्रक पूछे तो F क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा, फोर्स क्या न्यूटन, और Q क्या है तो कूलम, तो न्यूटन पर कूलम भी हो जाता है। तो आप लोग इसका SI मात्रक भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से पूछा गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है। तो पृष्ठ घनत्व को दिखाते किसे है, तो हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो ये होता है Q/A, और Q/A जो हो जाएगा यही पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सिग्मा = Q/A। ये आप लोगों को जरूरी याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होता है, यानी जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसका पूछ रहा है कि धारिता कितना होता है। तो उसका जो धारिता होता है ना, वह होता है 4πε0 r स्मॉल r कैपिटल R बटा में स्मॉल r माइनस कैपिटल R, और ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को अपने जुआ पर याद होना चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको उतना समय नहीं है कि आप लोग प्रूव कर तब आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि 1μ2 के बराबर होता है। 1μ2 किसके बराबर होता है, यह सिंपली पूछा गया है कि यह किसके बराबर होता है। तो यह किसके बराबर होता है, यह होता है μ2/μ1 के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा, जो नीचे दिया होगा ना वो ऊपर चला जाएगा, मीन्स जो सेकेंड में अगर कैसे कि अगर 2 ऐसे मैं बताता हूँ लिखकर, अगर 2μ3 दिया है तो ये हो जाएगा μ3/μ2, और उसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो μ2/μ1 हो जाएगा। ऐसे कर आप लोग इसे बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वो आप लोगों के ऑप्टिक्स चैप्टर से पूछा गया था कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो हमारे आँख है उसी पर तो प्रतिबिंब बनता है। तो वही पूछ रहा है कि रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, तो वह कैसा बनता है, क्या वास्तविक और सीधा बनता है, क्या वास्तविक और उल्टा बनता है, क्या काल्पनिक और सीधा बनता है, या काल्पनिक और उल्टा बनता है। आप लोग बताइए कि जो रेटिना पर हमारे प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का बनता है। तो वह जो बनता है ना, वह बनता है वास्तविक और उल्टा। आप लोग याद रखिएगा, रियल एंड इनवर्टेड बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, यह भी फॉर्मूला है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होता है। ये तो मालूम होना चाहिए आप लोगों की दूरबीन का आवर्धन क्षमता कितना होता है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होता है -FO/F। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -FO/F। आप लोग इसे याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। यानी जो इंद्रधनुष बनता है बारिश के दिनों में, उसके बनने का कारण क्या होता है। क्या प्रकीर्णन होता है, क्या विवर्तन होता है, क्या वर्ण विक्षेपण होता है, या अपवर्तन होता है। तो इंद्रधनुष के जो बनने का कारण होता है ना, वह होता है वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आकाश का नीला दिखाई देना, तो वह किसके कारण होता है, तो वह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है। आप लोग देख सकते हैं कि दो बार आवर्धन क्षमता से पूछ लिया गया है क्वेश्चन, वो भी सिर्फ फॉर्मूले से। तो आप लोगों को आवर्धन क्षमता जरूर ही मालूम होना चाहिए। तो यह जो होता है ना, यह होता है M = 1 + D/F। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग इसके फॉर्मूलों को याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होता है। यानी कि अगर दो लेंस है तो उसके शक्ति मतलब जो संपर्क में रखा है तो उसका शक्ति क्या होगा, उसका सिंपली फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये आप लोग जैसे कि आप लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं ना समानांतर श्रेणी क्रम में, तो उसी प्रकार के लेंस की शक्ति के लिए भी आप लोग क्या करेगा ना कि श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P = P1 + P2। ऐसे कर जोड़ सकते हैं, जितना भी आप लोगों को दिया हो उससे आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है कि यदि μg यानी ग्लास का अपर्तनांक 3/2 और μw यानी वाटर का अपर्तनांक 4/3, तब wμg होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो नीचे वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी μg बटा में हो जाएगा μw, यही तो हो जाएगा। और μg का मान कितना है, तो यह दिया हुआ है 3/2 और μw का है तो 4/3, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। और जब आप लोग इसे गुना करवाइएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8। तो 9/8 जो है ना, यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9/8। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से कि कांच के लिए क्रांति कोण होता है। यानी जो कांच होता है ग्लास, उसका पूछ रहा है कि क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल कितना होता है। तो इसको भी आप लोगों को वैल्यू याद होना चाहिए। तो यह कितना होता है, तो यह जो अप्रॉक्स होता है ना, यह 42 डिग्री के होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 डिग्री के लगभग, उसी के लगभग होता है यह। क्वेश्चन नंबर 19 और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सभी को मालूम होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वह कैसा होता है, उसका प्रकृति कैसा होता है, क्या अनुप्रस्थ होता है, क्या अनुदैर्ध्य होता है, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या विद्युतीय होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना, वह कैसा होता है, तो वह होता है अनुप्रस्थ। ये तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए, कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रस्थ। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपर्तनांक होता है। यहाँ पर भी आप लोगों से अपर्तनांक का फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला जो है ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इतना बड़ा फॉर्मूला आप लोगों से सिर्फ देख सकते हैं कि कितना फॉर्मूला पूछ लिया जा रहा है। तो आप लोग फॉर्मूला को ही आप लोग याद करके जाइएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ के बराबर किसके बराबर होता है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो बराबर होता है ना, ये होता है अपर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर होता है। आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपर्तनांक गुने पथ की लंबाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 और बहुत से इजी क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है। आप लोगों को लेंस की क्षमता का आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है कि P इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू 1/f होता है। और यह क्या कहा गया है कि 4 डायोप्टर दिया हुआ है, आप लोगों को 4 डायोप्टर दिया हुआ है, यानी 4 यहाँ पर दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वह क्या होता है कि वह सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तो डायोप्टर मीटर में है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों से सेंटीमीटर में पूछा जाता है लेंस को। तो यह कितने के इक्वल टू हो जाएगा ना, जब आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो ये आप लोगों को मिलेगा 0.25 मीटर, क्योंकि डायोप्टर क्या होता है मीटर में होता है, इसका ऐसा मात्रा की होता है मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन वन विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। वन विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा सही है, यहाँ पर भी फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वह होता है W इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कितना फॉर्मूला आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से कि यदि कांच के लिए एक लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 की हवा की फोकस दूरी एफ हो और पानी म्यू इक्वल टू 4/3 FW हो, तो बताना है कि यह क्या होगा। यह किसके FW इक्वल टू FA होगा, FW इक्वल टू 2FA होगा, या FW इक्वल टू 3FA होगा, या FW इक्वल टू 4FA होगा। तो ये किसके इक्वल टू होगा, तो ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा FW इक्वल टू 2FA। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होने वाला है, तो आप लोग क्या करिएगा ना कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। यहाँ पर आप लोगों से रिलेशन पूछा गया है कि जो होता है ना कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और उसका तरंगदैर्घ्य, तो उसी में रिलेशन पूछा गया है। तो इसका जो संबंध होता है वह होता है कि I डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है यही आप लोगों से पूछा गया है। तो ये आप लोगों को जरूर ही मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, वह होता है 1.6। आप लोग सिर्फ एक डिजिट तक याद रखिएगा, 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्ब। और यह कहाँ पर दिया हुआ है, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को 3 डिजिट तक याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग इतना याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि 10⁻⁻⁹ होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कारफलन होता है, यानी जो सोडियम होता है उसका कारफलन आप लोगों से पूछा गया है कि कारफलन सोडियम का कितना होता है। तो ये भी आप लोगों को याद करने ही वाला है। तो सोडियम का जो कारफलन होता है ना वह होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाई नॉट इक्वल टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप लोग याद रखिएगा कि कारफलन का ऐसा मतलब क्या होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कभी कभी ऊर्जा का भी पूछा जाता है, तो ऊर्जा का भी क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से पूछा गया है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होता है, जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है। यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है एटॉमिक मास माइनस जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी जेड, जिसे जेड से डिनोट करते हैं, यही होता है सो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। और यह कहाँ पर दिया हुआ है, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A - Z।
क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। यहाँ पर जो आइंस्टीन साहब का एक फेमस कहते हैं ना कि उनके लिए सबसे ज़्यादा कोई फेमस है तो वह यही है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। उसका रिलेशन पूछा गया है कि द्रव्यमान जो मास और एनर्जी होता है उसके बीच में संबंध क्या होता है। तो उसके बीच में संबंध न्यूटन साहब ने क्या आइंस्टीन जी ने क्या बताया था, तो उन्होंने बताया था कि यह होता है इक्वल टू MC² होता है। तो ये इक्वल टू MC² कहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्हीं ने बताया था कि जो द्रव्यमान होता है ना वह एनर्जी के बराबर ही होता है। और तो क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से कि दशमिक संख्या 8 के बेस 10 द्विधारी संख्या होगा। यानी जो ये दशमलव संख्या डेसिमल में दिया हुआ है आप लोगों को इसे बाइनरी में बताना है। तो बाइनरी में बताने के लिए ना आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि 8 को लेना है और 8 को आप लोग 2 से डिवाइड करते चले जाइए, ठीक है। तो आप लोग 2 से डिवाइड करिएगा तो ये कितने दफा जाएगा, तो 4 दफा जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 8 से तो 2 दफा 4 दफा चला जाएगा तो शेषफल 0, फिर 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा 2 मरतबा, फिर शेषफल कितना, तो 0, फिर 2 से करिएगा तो ये 0 शेषफल 0 बचेगा और 1 दफा जाएगा। और इतना करने के बाद ना आप लोगों को यहाँ पर द्विधारी संख्या में पूछा है तो आप लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़िएगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो क्या है 1 0 0 0 का बेस हो जाएगा 2 और यही जो हो जाएगा ये हो जाएगा द्विधारी संख्या। तो देखते हैं कि ये कहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।